स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज में। मैं हूं फिरदौस गनी, आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 3 अगस्त 2026। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव पर चाकू से हमला, कह दी बड़ी बात। दरअसल बात है कि पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव पर दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हुए हमले के बाद उन्होंने पहली प्रतिक्रिया दी है। पप्पू यादव ने दावा कर दिया है कि उन पर हमला एक बड़ी साजिश का हिस्सा था और कहा है कि मैं बच गया लेकिन मुझे खत्म करने की कोशिश की गई। यह घटना के दौरान एक युवक ने पहले जूता फेंका और फिर बाद में उसके पास से चाकू मिलने की बात भी सामने आई है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर के जांच शुरू कर दी है। पप्पू यादव ने कहा है कि उन्हें पहले से लगातार धमकियां मिल रही थी और सुरक्षा व्यवस्था में भी गंभीर चूक हुई है। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और फिर दोषियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की मांग की है। घटना के बाद उनके समर्थकों में भी नाराजगी देखने को मिली है। बांकीपुर उपचुनाव के नतीजे आज, क्या है सियासी मायने, प्रशांत किशोर के लिए अग्नि परीक्षा क्यों? दरअसल बात है कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आज घोषित किए जाएंगे। इस सीट पर पूरे बिहार की नजर टिकी है क्योंकि ये चुनाव जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के राजनीतिक भविष्य के लिए बड़ी परीक्षा माना जा रहा है। वहीं पर भाजपा के लिए भी अब पारंपरिक सीट बचाना प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यदि प्रशांत किशोर इस चुनाव में जीत करते हैं तो फिर बिहार की राजनीति में उनकी स्थिति और मजबूत होगी। वहीं पर दूसरी ओर भाजपा की जीत ये संदेश देगी कि पार्टी का संगठन और फिर जनाधार अभी भी मजबूत है। जहां इस उपचुनाव को आगामी बिहार विधानसभा उपचुनाव से पहले एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संकेत माना जा रहा है। बिहार में बेखौफ घूम रहे हैं अपराधी, सरकार नाकाम, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की हत्या पर बोले तेजस्वी यादव। दरअसल बात है कि रोहतास जिले की डेहरी नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी यानी कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर विमल कुमार की हत्या के बाद बिहार की राजनीति गर्मा गई है। तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं और सरकार कानून व्यवस्था संभालने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुए हैं। उन्होंने कहा कि लगातार हो रही आपराधिक घटनाएं आम लोगों और फिर सरकारी अधिकारियों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। जहां तेजस्वी यादव ने मृत अधिकारी के परिजनों से मुलाकात करी, उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पिछले कुछ महीने में कई बड़ी आपराधिक घटनाएं हुई है लेकिन अपराधियों पर प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही है। उन्होंने सरकार से दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी और फिर मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि यदि प्रशासनिक अधिकारी ही सुरक्षित नहीं है तो फिर आम जनता की सुरक्षा का अंदाजा लगाया जा सकता है। हम ऐसा करते रहेंगे, पप्पू यादव पर हमला करने वाले आरोपी का पहला बयान। दरअसल बात है कि पूर्णिया सांसद पप्पू यादव पर हुए हमले के बाद गिरफ्तार आरोपी का पहला बयान सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आरोपी ने अपने कृत्य को सही ठहराने की कोशिश करते हुए कहा कि वे आगे भी ऐसा ही करते रहेंगे। यह घटना के दौरान आरोपी ने पहले जूता फेंका और उसके बाद पास से चाकू भी बरामद होने की बात सामने आई है। इसके बाद सुरक्षाकर्मी ने उसे मौके पर ही पकड़ लिया। इस घटना के बाद पप्पू यादव ने इसे अपनी हत्या की साजिश बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। वहीं पर आरोपी ने कहा कि हम ऐसा करते ही रहेंगे, जो भी सनातन धर्म और फिर देश के खिलाफ जाएगा हम उस पर ऐसा हमला करते रहेंगे। अगस्त में भी नहीं बरसे बदरा, बिहार में 43% बारिश की कमी, अब नीनो ने बढ़ाई किसानों की चिंता। दरअसल बात है कि बिहार में मानसून की रफ्तार कमजोर बनी हुई है। मौसम से जुड़े ताजा आंकड़ों के अनुसार बिहार में सामान्य से करीब 43% कम बारिश दर्ज की गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि अल नीनो के प्रभाव के कारण बारिश का वितरण प्रभावी हुआ है। जहां वहीं पर जैसे धान समेत खरीफ फसलों की खेती करने वाले किसानों की चिंता बढ़ गई है। मौसम विभाग ने बताया है कि बिहार के कई हिस्सों में बारिश की कमी के कारण खेतों में नमी घट रही है। हालांकि आने वाले दिनों में कुछ जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है, जिससे किसानों को आशंकित राहत मिल सकती है। प्रशासन ने किसानों को मौसम विभाग की सलाह के अनुसार कृषि कार्य करने की अपील की है। सम्राट चौधरी बिहार संभालने में नाकाम, ईओ विमल के मर्डर पर बरसे तेजस्वी यादव, कहा 150 दिन में 2 अधिकारी की हत्या। दरअसल बात है कि रोहतास के डेहरी डालमिया नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी विमल कुमार की हत्या के बाद तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बिहार की कानून व्यवस्था संभालने में पूरी तरह से नाकाम है। तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि पिछले 150 दिनों में 2 प्रशासनिक अधिकारियों की हत्या हो चुकी है, जो बिहार की बिगड़ती कानून व्यवस्था की ओर इशारा करती है। तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया है कि आखिर सरकारी अधिकारियों की सुरक्षा कौन सुनिश्चित करेगा। उन्होंने कहा है कि यदि प्रशासनिक अधिकारी ही सुरक्षित नहीं है तो फिर हम आम जनता की असुरक्षा का अंदाजा लगाया जा सकता है। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच, दोषियों की जल्द गिरफ्तारी और संबंधित लोगों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है।
पहली बार पटना पहुंचे सनी देओल। फिल्म बंटवारा 1947 के प्रमोशन के दौरान पूर्व विधायक डॉक्टर संजीव कुमार से की मुलाकात। दरअसल बात यह है कि बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल अपनी आगामी फिल्म बंटवारा 1947 के प्रमोशन के सिलसिले में पहली बार पटना पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अपने बेटे करण देओल के साथ फिल्म का प्रचार किया और प्रशंसकों से मुलाकात की है। जब पटना के दौरे के दौरान उन्होंने पूर्व विधायक डॉक्टर संजीव कुमार से भी मुलाकात की है, जिसकी तस्वीरें और फिर वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। सनी देओल ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि पटना से फिल्म के प्रचार अभियान की शुरुआत करके उनके लिए खास अनुभव है, जहां उन्होंने दर्शकों से फिल्म देखने की भी अपील की है और कहा है कि बंटवारा 1947 देश के विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित एक भावनात्मक और ऐतिहासिक फिल्म है। राहुल गांधी पर हुई एफआईआर तो आया टीएमसी का रिएक्शन। दरअसल बात है कि राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज एफआईआर को लेकर के टीएमसी की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई है। यह पार्टी की एक नेता ने कहा कि यदि किसी मामले में कानून के तहत शिकायत हुई है तो फिर उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कानून सभी के लिए समान होनी चाहिए और जांच एजेंसियों को बिना किसी राजनीतिक दबाव के अपना काम करना चाहिए। टीएमसी की प्रतिक्रिया के बाद इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। एक और कांग्रेस ने एफआईआर को राजनीतिक कार्रवाई बताया है। वहीं पर विभिन्न दलों की ओर से अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आ रही है। यह मामले को लेकर के अब राष्ट्रीय स्तर पर बहस शुरू हो गई है और सभी की नजर आगे की कानूनी प्रक्रिया पर टिकी है। फिलहाल संबंधित मामले की जांच जारी है। प्रशासन का कहना है कि आगे की कार्रवाई कानून और फिर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर की जाएगी। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर के आया नया सर्वे। पीके ने बिगाड़ दिया बीजेपी का खेल, बदल गया सियासी समीकरण। दरअसल बात है कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर के सामने आए एक नए सर्वे ने बिहार की राजनीति में हलचल बढ़ा दी है। सर्वे के अनुसार जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की सक्रियता के कारण मुकाबला पहले की तुलना में काफी दिलचस्प हो गया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि स्थानीय मुद्दों और फिर चुनावी रणनीति ने राजनीतिक समीकरणों को बदल दिया है, जिससे भाजपा को पहले जैसी आसान स्थिति नहीं दिख रही है। यह सर्वे में यह भी संकेत दिया गया है कि प्रशांत किशोर के अभियान ने कई मतदाताओं को प्रभावित किया है और चुनाव अब सीधी टक्कर में बदलती दिखाई दे रहा है। हालांकि विभिन्न सर्वेक्षणों के नतीजे अलग अलग हैं और अंतिम फैसला मतगणना के बाद ही स्पष्ट होगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बांकीपुर उपचुनाव का परिणाम केवल एक सीट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव की रणनीति और राजनीतिक संदेश पर भी इसका असर पड़ सकता है। मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी, अगले 48 घंटे इन राज्यों में टूटेगा बारिश का रिकॉर्ड। दरअसल बात है कि मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे के लिए कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, महाराष्ट्र और केरल समेत कई राज्यों में तेज बारिश, आंधी और वज्रपात की संभावना है। कुछ इलाकों में अत्यधिक बारिश के कारण जलभराव और फिर बाढ़ जैसी हालात भी बन सकते हैं। वहीं पर मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने, अनावश्यक यात्रा से बचने और फिर प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देश का पालन करने की अपील करने की है। वहीं पर निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। किसानों को भी मौसम को ध्यान में रखते हुए खेती से जुड़े कार्य करने की सलाह दी गई है। बिहार में शराबबंदी पर सीएम सम्राट चौधरी का बड़ा बयान, दिए संकेत। दरअसल बात है कि बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शराबबंदी कानून को लेकर यह बड़ा बयान देते हुए कहा कि सरकार शराबबंदी को पूरी तरह से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने स्वीकार किया है कि कुछ लोग चोरी छिपे शराब पीते हैं, लेकिन इससे सरकार की नीति में कोई बदलाव नहीं होगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि शराबबंदी से महिलाओं और फिर परिवारों को सबसे अधिक लाभ मिला है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि सरकार का उद्देश्य केवल कानून लागू करना नहीं, बल्कि नशा मुक्ति समाज का निर्माण करना है। उन्होंने अधिकारियों को अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखने के निर्देश दिए हैं और लोगों से भी अपील की है कि इस अभियान में सहयोग करें। वहीं पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने स्पष्ट कर दिया है कि राज्य सरकार शराबबंदी कानून को प्रभावी ढंग से लागू करती रहेगी और इसमें किसी भी प्रकार की ढिलाई बरती नहीं जाएगी। 3 अगस्त को सम्राट चौधरी का रास्ता साफ, बांकीपुर रिजल्ट से पहले प्रशांत किशोर का बड़ा दावा। दरअसल बात है कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के नतीजे से पहले जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि 3 अगस्त का परिणाम बिहार की राजनीति में बड़ा संदेश देगा और इससे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की राजनीतिक स्थिति भी स्पष्ट हो जाएगी। प्रशांत किशोर ने विश्वास जताया है कि उनकी पार्टी ने चुनाव में मजबूत प्रदर्शन किया है और जनता बदलाव के पक्ष में मतदान कर चुकी है। प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया है कि चुनाव के दौरान प्रशासन और फिर सत्ता पक्ष ने कई स्तर पर दबाव बनाने की कोशिश की है, लेकिन जनता ने लोकतांत्रिक तरीके से अपना फैसला सुनाया है। उन्होंने कहा है कि बांकीपुर उपचुनाव केवल एक सीट का चुनाव नहीं, बल्कि बिहार की
भावी राजनीति की दिशा में तय करने के वाला मुकाबला है। अब सभी की निगाहें मतगणना और फिर चुनाव परिणाम पर टिकी है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस उपचुनाव का असर आने वाले विधानसभा चुनाव के कारण रणनीति पर भी पड़ सकता है। बिहार में परिसमन के बाद ही होंगे पंचायत चुनाव, मंत्री दीपक प्रकाश ने बताई सरकार की तैयारी। दरअसल बात है कि बिहार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने पंचायत चुनाव को लेकर के बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में पंचायत चुनाव परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही कराए जाएंगे। जब सरकार नए परिसीमन के जरिए पंचायतों की सीमाओं और फिर जनसंख्या के अनुसार प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना चाहती है, ताकि चुनाव अधिक पारदर्शी और फिर संतुलित तरीके से संपन्न हो सके। मंत्री ने बताया है कि सरकार चुनाव आयोग और फिर संबंधित विभागों के साथ मिलकर के परिसीमन की प्रक्रिया पर तेजी से काम कर रही है। जब परिसीमन पूरा होने के बाद आरक्षण और फिर अन्य चुनावी प्रक्रिया पूरी की जाएगी, जिसके बाद पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। उन्होंने कहा है कि सरकार निष्पक्ष और फिर समयबद्ध तरीके से चुनाव कराने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मंत्री दीपक प्रकाश ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील करते हुए कहा कि पंचायत चुनाव से जुड़ी सभी आधिकारिक जानकारी सरकार की और राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से समय समय पर जारी की जाएगी। मंत्री जी के सामने फोन पर डाटा एंट्री ऑपरेटर ने मांगा घूस, तुरंत गिर गई बड़ी गाज। दरअसल बात है कि बिहार के अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण मंत्री लखेंद्र पासवान की जनसुनवाई के दौरान एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। सीतामढ़ी के एक फरियादी ने आरोप लगाया है कि अनुदान राशि जारी करने के बदले विभाग का एक डेटा एंट्री ऑपरेटर 50,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा है। मंत्री ने मौके पर ही स्पीकर पर संबंधित कर्मचारी को फोन लगाया, जहां पर उसने कथित रूप से फिर से रिश्वत की मांग दोहरा दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए मंत्री ने तुरंत अधिकारियों को कार्रवाई का निर्देश दिया। उन्होंने 1 घंटे के भीतर आरोपी कर्मचारी को सेवा से हटाने और फिर पूरे मामले की रिपोर्ट देने का आदेश दिया। विभाग ने आरोपी डेटा एंट्री ऑपरेटर को तत्काल प्रभाव से पद से हटा दिया है और फिर आगे की विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है। नेपाल हिंसा का बिहार पर बड़ा असर, बॉर्डर बाजार अब भी सूने, कारोबार पर गंभीर असर। दरअसल बात है कि नेपाल में हालिया सांप्रदायिक हिंसा के बाद भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा कड़ी होने का असर अब बिहार के सीमावर्ती बाजारों में साफ दिखाई दे रहा है। अररिया, मधुबनी, सुपौल और अन्य सीमावर्ती इलाकों के बाजारों में ग्राहकों की आवाजाही काफी कम हो गई है। जब सीमा पर सघन जांच और फिर आवाजाही पर सख्ती के कारण दोनों देशों के बीच होने वाला रोजमर्रा का व्यापार भी प्रभावित हुआ है। व्यापारियों का कहना है कि नेपाल से आने वाले खरीदारों की संख्या में भारी गिरावट आई है, जिससे कपड़ा, किराना, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य सामानों की बिक्री पर सीधा असर पड़ा है। कई दुकानदारों ने बताया है कि कारोबार पहले की तुलना में काफी घट गया है और स्थिति सामान्य होने का इंतजार किया जा रहा है। प्रशासन ने सुरक्षा कारणों से सीमा पर निगरानी और फिर जांच अभियान जारी रखा है। वहीं पर प्रशासन का कहना है कि हालात पूरी तरह से सामान्य होने तक सीमा पर सख्त सुरक्षा व्यवस्था जारी रहेगी। वहीं पर व्यापारी उम्मीद कर रहे हैं कि नेपाल में स्थिति सामान्य होते ही सीमा पर व्यापार और फिर बाजार की रौनक फिर से लौट आएगी। बिहार के कई जिलों में 3 अगस्त को भारी बारिश की चेतावनी, जानिए आपके जिले का मौसम का हाल। दरअसल बात है कि मौसम विभाग ने 3 अगस्त को यानी कि आज 3 अगस्त को बिहार के कई जिलों में भारी बारिश, गरज चमक, तेज हवाओं की चेतावनी जारी कर दी है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर और फिर पूर्वी बिहार के कई हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। कुछ जिलों में वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की अपील की है। किसानों को खेतों में काम करते समय सावधानी बरतने तथा खुले स्थानों और फिर पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचने की सलाह दी है। भारी बारिश के कारण निचले इलाकों में जल भराव और फिर यातायात प्रभावित होने की आशंका जताई गई है। प्रशासन ने सभी संबंधित विभागों को अलर्ट पर रहने का निर्देश जारी कर दिया है। कौन है नीरज कुमार सिन्हा? बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में आजमा रहे अपनी किस्मत, क्या प्रशांत किशोर को दे पाएंगे मात? दरअसल बात है कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा इस बार चर्चा के केंद्र में है। पार्टी ने पहले घोषित उम्मीदवार के नाम वापस लेने के बाद उन्हें मैदान में उतारा। नीरज कुमार सिन्हा लंबे समय से भाजपा संगठन से जुड़े हुए हैं और फिर बूथ अध्यक्ष, मंडल महामंत्री, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष तथा मंडल अध्यक्ष जैसी कई जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। इस उपचुनाव में उनका मुकाबला जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर समेत अन्य उम्मीदवारों से माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार बांकीपुर सीट पर इस बार त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, इसलिए चुनाव परिणाम सभी दलों के लिए काफी अहम माना जा रहा है। भाजपा को उम्मीद है कि संगठन में लंबे अनुभव और फिर जमीनी पकड़ का लाभ नीरज कुमार सिन्हा को मिलेगा। वहीं पर दूसरी ओर प्रशांत किशोर इस चुनाव को अपनी राजनीतिक परीक्षा के रूप में भी देख रहे हैं। बिहार को मोदी सरकार का बड़ा तोहफा,
विकास कार्यों के लिए मिले 10,845 करोड़। दरअसल बात है कि केंद्र सरकार ने बिहार को विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए 10,845 करोड़ रुपए की सब्सिडी वित्तीय सहायता जारी कर दी है। ये राशि राज्यों को करों में हिस्सेदारी के तहत अग्रिम किस्त के रूप में दी गई है। यह सरकार का कहना है कि इस धनराशि का उपयोग सड़क, पुल और शिक्षा, स्वास्थ्य और सिंचाई और फिर अन्य आधारभूत विकास परियोजनाओं को गति देने में किया जाएगा। यह सरकार के अनुसार इस अतिरिक्त राशि से राज्य की विकास योजनाओं को समय पर पूरा करने में मदद मिलेगी। वहीं पर साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा कॉकरोच कैफे, युवाओं में बड़ा क्रेज। दरअसल बात है कि बिहार के नालंदा जिला के हिलसा बाईपास पर हाल ही में शुरू हुआ कॉकरोच कैफे इन दिनों सोशल मीडिया पर जबरदस्त चर्चा में का विषय बना हुआ है। अपने अनोखे नाम और फिर आकर्षक इंटीरियर की वजह से ये कैफे युवाओं के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। जब ब्लैक थीम, रंग बिरंगी लाइटिंग और फिर आधुनिक सजावट के कारण यहाँ बड़ी संख्या में लोग फोटो और फिर रील बनाने में पहुंच रहे हैं। कैफे के मालिक का कहना है कि भीड़-भाड़ वाले बाजार में अलग पहचान बनाने के लिए जानबूझकर ये अनोखा नाम चुना गया है। शुरुआत में नाम को लेकर के लोगों में मजेदार प्रतिक्रिया दी, लेकिन अब यही नाम इसकी सबसे बड़ी पहचान बन गई है। सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद यहाँ पर ग्राहकों की संख्या लगातार बढ़ रही है और ये युवाओं का पसंदीदा हैंग आउट स्पॉट बनता जा रहा है। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस तरीके के नए और फिर रचनात्मक आइडिया से छोटे शहरों में भी पर्यटन और स्थानीय कारोबार को बढ़ावा मिल सकता है। सड़क हादसे के बाद अब नहीं काटने होंगे अस्पतालों के चक्कर। अब डायल 112 पर कॉल करते ही मिलेंगे 1.5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज। जी हाँ, दरअसल बात है कि सड़क दुर्घटनाओं में घायल लोगों को तुरंत इलाज उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने पीएम राहत योजना लागू की है। पीएम राहत यानी कि प्राइम मिनिस्टर रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स हॉस्पिटल एंड एश्योर्ड ट्रीटमेंट योजना लागू की है। इस योजना के तहत सड़क हादसे के पात्र पीड़ितों को 7 दिनों तक 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मिलेगा। दुर्घटना की जानकारी मिलते ही 112 पर कॉल करके तो एम्बुलेंस और नजदीकी नामित अस्पताल की सहायता प्राप्त की जा सकेगी। सरकार के अनुसार इस योजना का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं के बाद इलाज में होने वाली देरी को रोकने और फिर गोल्डन आवर के दौरान पीड़ितों की जान बचाना है। वहीं पर योजना के तहत किसी भी श्रेणी की सड़क पर हुई दुर्घटना के पात्र पीड़ितों को सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। केंद्र सरकार का कहना है कि इस पहल से सड़क हादसों में होने वाली मौतों को कम करने में मदद मिलेगी और पीड़ितों को इलाज के लिए आर्थिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। सुहा के आगे क्यों मजबूर दिख रही है भाजपा? क्या गठबंधन के लिए भूमिहार वोट बैंक की हो रही है अनदेखी? दरअसल बात है कि बिहार की राजनीति में भाजपा की रणनीति को लेकर के नई बहस शुरू हो गई है। भाजपा एमएलसी देवेश कुमार के इस्तीफे और एनडीए सहयोगी दलों को साधने की कोशिश के बाद ये सवाल उठ रहा है कि क्या गठबंधन की मजबूती के लिए पार्टी अपने पारंपरिक भूमिहार वोट बैंक की नाराजगी मोल ले रही है। इस मुद्दे को लेकर के राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा के सामने एक और सहयोगी दलों के साथ संतुलन बनाए रखने की चुनौती है। वहीं दूसरी ओर अपने परंपरागत समर्थक वर्ग को भी साथ रखना जरूरी है। हालांकि भाजपा की ओर से कहा गया है कि सभी फैसले संगठन और फिर गठबंधन की रणनीति के तहत लिए जा रहे हैं तथा किसी भी समाज या फिर वर्ग की अनदेखी नहीं की जा रही है। फिलहाल इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और फिर विपक्ष के बीच बयानबाजी जारी है। आने वाले चुनाव में ये देखना अहम होगा कि भाजपा अपने राजनीतिक रणनीति और फिर सामाजिक समीकरणों के बीच किसी तरह से संतुलन बनाती है। इंटर, मौलवी और फोकनिया प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को मिलेगा प्रोत्साहन राशि का लाभ। दरअसल बात है कि बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने साल 2026 में इंटर, मौलवी और फोकनिया परीक्षा प्रथम श्रेणी से पास अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के तहत आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पात्र छात्र छात्राएं ई कल्याण पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना का उद्देश्य मेधावी अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। योजना के तहत प्रथम श्रेणी से पास फोकनिया मैट्रिक के विद्यार्थियों को 10-10 हजार रुपए, जबकि इंटरमीडिएट और मौलवी परीक्षा प्रथम श्रेणी से पास पात्र अल्पसंख्यक छात्रों को 15,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी। विभाग ने सभी पात्र विद्यार्थियों से समय पर आवेदन करने और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने की अपील की है। सीएम सम्राट चौधरी बोले, शराबबंदी से बिहार की महिलाओं को मिला बड़ा लाभ। दरअसल बात है कि बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार में लागू शराबबंदी कानून से महिलाओं और फिर गरीब परिवारों को बड़ा लाभ मिला है। उन्होंने कहा है कि शराबबंदी के एक बाद
उन्होंने कहा कि शराबबंदी के बाद घरेलू हिंसा में कमी आई है, परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है और समाज में सकारात्मक बदलाव देखने को मिला है। ये बात उन्होंने पटना में आयोजित नशा मुक्ति युवा विकसित भारत अभियान के शुभारंभ के दौरान कही है। बांकीपुर उपचुनाव में पर्दे के पीछे हुई असली लड़ाई, प्रशांत किशोर और बीजेपी प्रचार में कितना फर्क। दरअसल बातें हैं कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में सिर्फ चुनावी सभाएं नहीं बल्कि पर्दे के पीछे चुनावी रणनीति में भी बड़ी लड़ाई देखने को मिली है। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने सीमित संसाधनों के साथ डोर टू डोर संपर्क, स्वयं सेवकों और डेटा आधारित प्रचार पर जोर दिया। वहीं पर भाजपा ने अपने मजबूत संगठन, बूथ नेटवर्क और वरिष्ठ नेताओं के प्रचार अभियान के दम पर चुनावी मैदान में पूरी ताकत झोंक दी। रिपोर्ट्स के अनुसार प्रशांत किशोर का अभियान स्थानीय मुद्दों और फिर सीधे मतदाताओं से संवाद पर केंद्रित रहा, जबकि भाजपा ने अपने परंपरागत वोट बैंक को मजबूत बनाए रखने के साथ संगठनात्मक क्षमता पर भरोसा जताया। चुनाव प्रचार के दौरान दोनों पक्षों की रणनीति में स्पष्ट अंतर देखने को मिला, जिसे इस उपचुनाव में पूरे देश की नजरें ला दिया। वहीं पर अब सभी की निगाहें चुनाव परिणाम पर टिकी है, क्योंकि आज ही नतीजे जारी होने वाले हैं। यह नतीजे तय करेंगे कि प्रशांत किशोर की नई राजनीतिक रणनीति कितना सफल रही है और फिर भाजपा अपनी पारंपरिक सीट बचाने में कामयाब रही या नहीं। इस उपचुनाव को बिहार की आगामी राजनीति के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण संकेत माना जा रहा है। बिहार में जनता की सरकार, जनसेवा और विकास सर्वोच्च प्राथमिकता, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। दरअसल बात है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता जनता की सेवा और फिर बिहार का समग्र विकास है। उन्होंने कहा कि सरकार बिना किसी भेदभाव के समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए काम कर रही है और विकास योजनाओं को तेजी से जमीन पर उतारा जा रहा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भरोसा दिलाया है कि आम लोगों की समस्याओं का समय पर समाधान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, रोजगार और फिर आधारभूत संरचना के क्षेत्र में तेजी से काम किया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि विकास का लाभ राज्य के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और हर जिले में समान रूप से विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने अधिकारियों को भी जनहित के कार्यों में पूरी पारदर्शिता और फिर जवाबदेही के साथ काम करने का निर्देश दिया है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि सरकार जनता के विश्वास पर खड़ी उतरने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। बिहार के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, बनेंगे 2 बड़े इंडस्ट्रियल पार्क, हजारों लोगों को मिलेगा रोजगार। दरअसल बात है कि बिहार सरकार ने बिहार में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए मुजफ्फरपुर और दरभंगा में 2 आधुनिक प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क विकसित करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया है। इन इंडस्ट्रियल पार्कों के बनने से बड़े निवेश का रास्ता खुलेगा और फिर हजारों युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। सरकार के अनुसार इन पार्कों में उद्योगों को बेहतर सड़क, बिजली, पानी और फिर अन्य आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि निवेशकों को उद्योग स्थापित करने में आसानी हो। वहीं पर राज्य सरकार का उद्देश्य बिहार में औद्योगिक निवेश बढ़ाना, स्थानीय युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना और आर्थिक गतिविधियों को नई गति देना है। किसी भी धर्म का मजाक उड़ाना सही नहीं, मैथिली ठाकुर ने राहुल गांधी और पप्पू यादव पर वाराणसी में दर्ज एफआईआर को सही ठहराया। दरअसल बात है कि भाजपा विधायक मैथिली ठाकुर ने वाराणसी में राहुल गांधी, पूर्णिया सांसद पप्पू यादव और फिर अन्य नेताओं के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि किसी भी धर्म का मजाक उड़ाना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि सभी धर्मों और फिर धार्मिक भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए तथा यदि किसी की आस्था को ठेस पहुंचती है तो कानून अपना काम करेगी। मैथिली ठाकुर ने कहा कि सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोगों को अपने बयान और फिर व्यवहार में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन किसी भी धर्म या फिर आस्था का अपमान स्वीकार नहीं किया जाएगा। या उनके इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में नई बहस शुरू हो गई है। देश में कहीं भी रहे बिहार की चिंता जरूर करें, सफल सिविल सेवकों से बोले सीएम सम्राट चौधरी। दरअसल बात है कि बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सफल सिविल सेवा अभ्यर्थियों को सम्मानित करते हुए कहा कि वे देश के किसी भी हिस्से में रहें सेवा करें, लेकिन बिहार की चिंता और फिर विकास को कभी ना भूलें। उन्होंने कहा कि युवा अधिकारी अपनी प्रतिभा और फिर ईमानदारी से देश के साथ साथ बिहार का भी नाम रोशन करें। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि सिविल सेवकों की जिम्मेदारी केवल प्रशासन चलाना नहीं बल्कि समाज के कमजोर वर्गों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना भी है। उन्होंने युवाओं से ईमानदारी, पारदर्शिता और फिर जनसेवा की भावना के साथ कार्य करने का आह्वान किया है। कांवड़ यात्रा में हंगामे पर वारिस पठान का बयान। दरअसल बात है कि एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने कांवड़ यात्रा के दौरान हुए हंगामे को लेकर की प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि देश में सभी नागरिकों को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है और कानून व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की जिम्मेदारी है।
उन्होंने कहा है कि अगर किसी समुदाय को सड़क पर धार्मिक आयोजन की अनुमति मिलती है तो फिर सभी समुदायों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। उनके बयान के बाद राजनीतिक हलकों में नई बहस शुरू हो गई है, जब वारिस पठान ने कहा है कि किसी भी तरीके की विवाद या फिर तनाव से बचने के लिए प्रशासन को निष्पक्ष तरीके से काम करना चाहिए। उन्होंने सभी पक्षों से शांति बनाए रखने और फिर धार्मिक आयोजनों के दौरान कानून का पालन करने की अपील की है। उनके बयान पर विभिन्न राजनीतिक दलों की ओर से अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आ रही है। फिलहाल कांवड़ यात्रा को लेकर के कई राज्यों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। बिहार में गन्ने की बम्पर खेती की तैयारी, 2,55,000 हेक्टेयर में बुआई और 1,74,00,000 टन उत्पादन का लक्ष्य। दरअसल बात है कि बिहार सरकार ने साल 2026-27 के लिए गन्ने की खेती को बढ़ावा देने का बड़ा लक्ष्य तय किया है। सरकार ने बिहार में 2,55,000 हेक्टेयर क्षेत्र में गन्ने की बुआई करने और लगभग 1,74,00,000 टन गन्ना उत्पादन का लक्ष्य रखा है। इसका उद्देश्य चीनी उद्योगों को पर्याप्त गन्ना उपलब्ध कराना, बंद चीनी मिलों के पुनर्जीवन की गति देना और किसानों की आय में वृद्धि करना है। गन्ना उद्योग विभाग के अनुसार किसानों को उन्नत किस्म के बीज, आधुनिक खेती की तकनीक, प्रशिक्षण और फिर सरकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया जाएगा। जिस सरकार नई चीनी मिलों की स्थापना और पुरानी मिलों को दोबारा चालू करने की दिशा में भी काम कर रही है, जिससे गन्ना उत्पादक किसानों को अपनी फसल का बेहतर मूल्य मिल सके। सरकार का मानना है कि इस लक्ष्य के पूरा होने से बिहार में चीनी उद्योग को नई मजबूती मिलेगी, ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और गन्ना किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। दोस्तों, सीमांचल के अररिया जिला से शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। मदरसों की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर और आधुनिक बनाने के उद्देश्य से एक बड़े सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार, मुंबई और सीमांचल के कई प्रतिष्ठित उलेमा और फिर शिक्षाविद शामिल हुए। इस सम्मेलन में महिला शिक्षा पाठ्यक्रम सुधार, प्रशिक्षित शिक्षिकाओं की तैयारी और छात्रों को सकारात्मक मीडिया और जनसंचार से जोड़ने जैसे कई अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई है। आइए इस खबर के बारे में जानते हैं विस्तार से डिटेल्स। उससे पहले आप हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए अगर फॉलो नहीं किए तो। दरअसल बात यह है कि अररिया जिला के तिलकोबारी स्थित जामिया हसना लिलबनात परिसर में आयोजित इस्लाहे मदारिस निस्वाह कॉन्फ्रेंस सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। इस सम्मेलन में बिहार, मुंबई और फिर सीमांचल के विभिन्न इलाकों से बड़ी संख्या में उलेमाए किराम, शिक्षाविद और धार्मिक विद्वानों ने भाग लिया। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य महिला मदरसों की शिक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रभावी, व्यवस्थित तथा वर्तमान समय की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया गया था। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विद्वानों ने अपने विचार रखते हुए कहा कि आज के दौर में दीनी शिक्षा के साथ साथ समय की जरूरतों को भी ध्यान में रखना आवश्यक है, ताकि छात्राएं समाज में सकारात्मक और प्रभावी भूमिका निभा सके। वहीं पर सम्मेलन में वक्ताओं ने महिला मदरसों के पाठ्यक्रमों में आवश्यक सुधार, योग्य महिला शिक्षकों की तैयारी तथा महिलाओं की शिक्षा, महिलाओं के माध्यम से की अवधारणा को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया है। उनका कहना था कि यदि महिला शिक्षा को मजबूत किया जाएगा तो फिर समाज में सकारात्मक बदलाव और फिर अधिक तेजी से देखने को मिलेगा। इसके साथ ही छात्रों को पत्रकारिता, जनसंचार और सकारात्मक मीडिया के प्रति जागरूक बनाने पर भी चर्चा हुई है। वक्ताओं ने कहा कि छात्रों को जिम्मेदारी के साथ समाज तक सही संदेश पहुंचाने के लिए तैयार किया जाना चाहिए। वहीं पर सोशल मीडिया के उपयोग में संयम बरतने और फिर सांस्कृतिक कार्यक्रमों में छात्रों की गतिविधियों के अनावश्यक प्रचार प्रसार से बचने की भी अपील की है। वहीं पर सम्मेलन में मौजूद उलेमाए किराम ने कहा कि महिला मदरसों के सुधार जैसे कि महत्वपूर्ण विषय पर इतने बड़े स्तर पर सम्मेलन आयोजित होना समय की बड़ी आवश्यकता थी। उन्होंने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि इससे महिला शिक्षा के क्षेत्र में नई दिशा मिलेगी और संस्थानों को बेहतर तरीके से संचालित करने में मदद मिलेगी। अगर आप किशनगंज के किसान हैं तो आपके लिए यह बड़ी खबर है, क्योंकि किशनगंज में यूरिया को लेकर के बवाल मचा हुआ है। आपको बता दूं कि सरकार द्वारा निर्धारित कीमत 266 रुपए 50 पैसे वाली यूरिया किसानों तक 400 रुपए से अधिक में पहुंच रही है। जब बहादुरगंज में रिटेल खाद्य विक्रेताओं की बैठक में दावा किया गया है कि होलसेल स्तर पर ही तय दर का पालन नहीं हो रहा है, जिसके कारण किसानों और फिर खुदरा दुकानदारों दोनों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आइए जानते हैं इस खबर के बारे में पूरी डिटेल के साथ। उससे पहले आप हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए। दरअसल बात है कि किशनगंज जिले के बहादुरगंज में यूरिया खाद की कीमत को लेकर के रिटेल दुकानदारों ने एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें यूरिया की आपूर्ति और फिर बिक्री को लेकर के कई गंभीर मुद्दे उठाए। जब बैठक में मौजूद रिटेल दुकानदारों का कहना था कि सरकारी व्यवस्था के अनुसार होलसेल विक्रेता को यूरिया का एक बोरा खुदरा दुकानदार को लगभग 243 रुपए में उपलब्ध कराना चाहिए। इसके बाद खुदरा दुकानदार इसे निर्धारित खुदरा मूल्य 266 रुपए 50 पैसे में किसानों को बेच सकते हैं।
लेकिन बैठक में मौजूद दुकानदारों ने आरोप लगाया है कि उन्हें होलसेल स्तर पर ही यूरिया लगभग 360 रुपए प्रति बोरा की दर से खरीदनी पड़ रही है। उनका कहना है कि परिवहन और फिर अन्य खर्च जोड़ने के बाद एक बोरे की कीमत लगभग 400 रुपए तक पहुंच जाती है। दुकानदारों का कहना है कि जब उन्हें ही तय दर से अधिक कीमत पर खाद मिल रही है तो फिर किसानों को सरकारी निर्धारित मूल्य पर यूरिया उपलब्ध कराना संभव नहीं हो पाता है। उनका दावा है कि इसी वजह से कई स्थानों पर किसानों को एक बोरा यूरिया 430 रुपए तक में खरीदना पड़ रहा है। बैठक में शामिल कई रिटेल विक्रेताओं ने इस व्यवस्था पर नाराजगी जताते हुए कहा कि यदि होलसेल स्तर पर निर्धारित दर का पालन सुनिश्चित किया जाए तो किसानों को भी सरकारी मूल्य पर आसानी से यूरिया उपलब्ध कराया जा सकता है। दोस्तों, पूर्णिया सांसद पप्पू यादव पर जूता फेंकने का मामला सामने आया है। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, वीडियो में देखा जा सकता है कि पूर्णिया सांसद पप्पू यादव के ऊपर जूता फेंका जा रहा है। जिस समय यह घटना घटी उस समय पप्पू यादव मीडिया के सामने में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और इसी दौरान एक युवक पप्पू यादव के पास आते हैं और उनको जूता फेंक करके मारने का प्रयास करते हैं। हालांकि पप्पू यादव ने कहा है कि युवक के पास जूता के साथ साथ चाकू भी था, मुझे जान से मारने के लिए आया था। पूरा मामला क्या है आइए जानते हैं विस्तार से, डिटेल से। आपको बता दूं कि पूर्णिया सांसद पप्पू यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इसी दौरान एक युवक आते हैं और उसको जूता फेंककर मारने का प्रयास करते हैं। उसके बाद मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए उसे तुरंत दबोच लिया, फिर धुनाई शुरू कर दी। यह धुनाई करने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। संदिग्ध के पास से चाकू की तस्वीरें और वीडियो भी सामने आए हैं। इस जानलेवा हमले की कोशिश के बाद पप्पू यादव ने कहा कि उन्हें जान से मार देने की कोशिश हुई है। बाबा रोज कह रहे हैं कि मुझे मार दो, जला दो, हम 51 लाख रुपए देंगे। हमने उसे पकड़ करके पुलिस के हवाले कर दिया। मेरी हत्या की साजिश थी लेकिन मैं बच गया। यह दिल्ली के पुलिस के अनुसार पप्पू यादव के यहाँ घूमने वाले शख्स का नाम सुमित है। उनकी उम्र 34 साल है, बुलंदशहर का रहने वाला है। सुमित ने पप्पू यादव को जूता फेंक करके मारा है, तभी उसे पकड़ लिया गया। पुलिस के मुताबिक जब सुमित को पप्पू यादव के समर्थकों ने सौंपा तो फिर उसके साथ में एक चाकू भी सौंपा था। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि क्या वह चाकू लेकर के आया था या नहीं। पुलिस ने बताया है कि सुमित के मन में संतों के अपमान को लेकर के नाराजगी थी। दरअसल पप्पू यादव पिछले कुछ दिनों से लगातार सुर्खियों में है। हाल ही में संसद के मानसून सत्र के दौरान उन्होंने अयोध्या के राम मंदिर के कड़े से चरावा चोरी के मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए संसद परिसर में एक अनोखा प्रदर्शन किया था। इस प्रदर्शन के दौरान पप्पू यादव भगवा वस्त्र यानी कि भगवा कपड़ा पहन करके पुजारी बने थे, जबकि राहुल गांधी समेत अन्य विपक्षी सांसदों ने उन्हें दान दिया। इसके बाद पप्पू यादव दान पेटी लेकर के भागने का नाटक करने लगे और विपक्षी सांसदों ने उन्हें पकड़ लिया। जी हाँ दोस्तों, किशनगंज के खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों के लिए अच्छी खबर है। बिहार सरकार गांव-गांव खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए हर पंचायत में खेल मैदान विकसित करने की योजना पर तेजी से काम कर रही है। इसी योजना के तहत किशनगंज में भी खेल मैदान का निर्माण अंतिम चरण में पहुंच चुका है। जहां सरकार का कहना है कि इन मैदानों के तैयार होने से ग्रामीण युवाओं को अपने ही क्षेत्र में बेहतर खेल सुविधाएं मिलेगी और नई प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। आइए जानते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से, डिटेल से कि पूरी खबर क्या है। उससे पहले आप हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए इसी तरह खबरें देखने के लिए। तो दरअसल किशनगंज जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में खेल सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। बिहार सरकार की योजना के तहत हर पंचायत में खेल मैदान विकसित किए जा रहे हैं ताकि गाँव के बच्चों और फिर युवाओं को खेल अभ्यास के लिए बेहतर सुविधाएं अपने क्षेत्र में ही उपलब्ध हो सके। जब सरकारी आंकड़ों के अनुसार किशनगंज में खेल मैदान का निर्माण अंतिम चरण में है और जल्द ही इसे पूरा कर लिया जाएगा। वहीं पर स्थानीय खिलाड़ियों और युवाओं को उम्मीद है कि मैदान बनने के बाद उन्हें अभ्यास के लिए दूसरे स्थानों पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं पर इस जिले में फुटबॉल, क्रिकेट, कबड्डी, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स और अन्य खेलों को भी नई पहचान मिलने की संभावना है। बिहार सरकार ने बिहार की कुल 8050 ग्राम पंचायतों में खेल मैदान विकसित करने का लक्ष्य रखा है। इनमें अब तक 5317 पंचायतों में खेल मैदानों को स्वीकृति दी जा चुकी है। इनमें से 5285 खेल मैदान पूरी तरह से बनकर के तैयार हो चुके हैं, जबकि 32 मैदानों का निर्माण अंतिम चरण में चल रहा है। इन्हीं अंतिम चरण वाले मैदान में किशनगंज का भी एक खेल मैदान शामिल है। ग्रामीण विकास एवं सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री श्रवण कुमार ने बताया है कि सबसे अधिक पूर्वी चंपारण जिले में 307 पंचायतों में खेल मैदान तैयार हो चुके हैं। इसके अलावा मुजफ्फरपुर में 263, मधुबनी में 257, गया में 218, समस्तीपुर में 194, पश्चिमी चंपारण में 176, पूर्णिया में 173, कटिहार में 151 और पटना सहित कई जिलों में भी बड़ी संख्या में खेल मैदान का निर्माण पूरा किया जा चुका है।
दोस्तों, अगर आप भी अपने घर में सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं किशनगंज में खास करके, तो आपके लिए बड़ी खबर है, क्योंकि अब आपको 10 किलो वाला सिलेंडर मिलेगा। जी हाँ, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि बीपीसीएल ने अपने उपभोक्ताओं को बड़ी गुड न्यूज दी है। अब किसी को भी गैस कनेक्शन के लिए ज्यादा पापड़ नहीं बेलने पड़ेंगे। लोगों को पिछले कुछ वक्त से सिलेंडर ना मिलने की वजह से काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। दरअसल बीपीसीएल ने 10 किलो का नया सिलेंडर लॉन्च कर दिया है। अब कोई भी कस्टमर इसका नया कनेक्शन आसानी से ले सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर खास क्या है इसमें। तो एक रिपोर्ट्स के मुताबिक बीपीसीएल ने भारत गैस लाइट जिम नाम से एक नई सर्विस की शुरुआत की है, जो तुरंत एलपीजी कनेक्शन मुहैया कराती है और सिलेंडर की भी सुपरफास्ट डिलीवरी होती है। बीपीसीएल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर की है, जिसके मुताबिक कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर संजय खन्ना और डायरेक्टर शुभंकर सेन ने इस सर्विस को लॉन्च किया है। भारत गैस लाइट जिप सर्विस में सबसे खास है कि 10 किलोग्राम का सिलेंडर बीपीसीएल के मुताबिक ये नॉर्मल सिलेंडर से काफी हल्का है और इसमें जंग भी नहीं लगता। सिलेंडर का बॉडी ट्रांसपेरेंट रखी गई है ताकि गैस की मात्रा आसानी से देखी जा सके। इसका मॉडर्न डिजाइन और बेहतरीन सेफ्टी फीचर्स इसे और भी खास बनाते हैं। अब सवाल है कि इसकी कीमत क्या होगी। तो आपको बता दूं कि बीपीसीएल ने भारत गैस लाइट जिप सर्विस की शुरुआत सबसे पहले मुंबई में की, जहां कंपनी का टारगेट है कि 15 अगस्त 2026 तक वे 24 राज्यों के 100 और शहरों तक इसका विस्तार करें। कीमत की अगर बात करें तो 10 किलो का सिलेंडर 808 रुपए में मिल रहा है। वहीं पर दिल्ली में 14 किलोग्राम वाले सिलेंडर का रेट 942 रुपए है, लेकिन कंपनी ने अभी तक यह साफ नहीं किया है कि 10 किलो के सिलेंडर की कीमत कितनी होगी। कयास लगाए जा रहे हैं कि पहली बार कनेक्शन लेने पर उपभोक्ताओं को 3 से 4 हजार रुपए तक देने पड़ सकते हैं और सिलेंडर की कीमत 1500 रुपए तक हो सकती है। दोस्तों, क्या हिंदुस्तान का हथियार इजराइल यूज कर रहा है? दरअसल जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने एक रिपोर्ट पर गहरी चिंता, दुख और गुस्सा जताया है। इस रिपोर्ट में खुलासा किया है कि 7 अक्टूबर 2023 से नवंबर 2025 के बीच भारत से लाखों की संख्या में सैन्य हथियार और फिर तोप के गोले इजराइल को भेजे गए इंडिया से। मौलाना महमूद मदनी ने इस मामले पर विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी प्रतिक्रिया को स्पष्ट बताया और कहा कि इतने संवेदनशील अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर सरकार ऐसा रवैया देश की नैतिक नींव और वैश्विक साख के लिए बेहद नुकसानदायक है। मौलाना मदनी ने मीडिया के नाम जारी आधिकारिक बयान में कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ ने 2024 में सभी देशों को स्पष्ट रूप से चेतावनी दी थी कि अवैध कब्जे और फिर नरसंहार की कार्रवाई को देखते हुए इजराइल को हथियारों की आपूर्ति रोकी जाए। साथ ही 1949 के जिनेवा कन्वेंशन और 1948 के नरसंहार रोकथाम कन्वेंशन के तहत युद्ध अपराधों में इस्तेमाल होने वाले हथियारों की आपूर्ति पर सख्त पाबंदी है। इसके बावजूद भी ये जानते हुए भी कि इन हथियारों का इस्तेमाल मासूम बच्चों, महिलाओं और फिर आम नागरिकों की एक तरफा कत्लेआम हो रहा है, हथियार सप्लाई करना एक आपराधिक कृत्य और नरसंहार में शामिल होने के बराबर है। ये न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है, बल्कि मानवता और हिंदुस्तानियत के दामन पर बदनुमा दाग है। मौलाना महमूद मदनी ने याद दिलाया है कि महात्मा गांधी के समय से हिंदुस्तान का सुनहरा इतिहास हमेशा मजलूम फिलिस्तीनियों के साथ खड़े रहने का रहा है। मौजूदा सरकार ने इसे बदलकर तटस्थता का झूठा दावा किया है, लेकिन अगर इसे मान भी लिया जाए तो फिर तटस्थ रहने का दावा करना और फिर दूसरी तरफ जालिम को हथियार मुहैया कराना हमारे देश के सिद्धांतों, उसकी नैतिक विरासत और वादे के साथ सबसे बड़ी गद्दारी और बेईमानी है।